कक्षा 8 ए और बी के सभी बच्चे हिंदी की सहायक पुस्तक भारत की खोज निकाल लें। आज दिनांक 14/10/2020 को भाग 12 पढ़ाया जाएगा। आप ध्यान दे करके देखें। बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप में मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा या तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थीं। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। माना जाता था कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था, जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। जातकों के वर्णनों से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना थी। इस तरह एक गांव बढ़इयों का था, एक गांव लोहारों का था। इसी तरह और पेशों के लोगों के गांव थे। खास पेशेवर लोगों के गांव आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे। शहर में उनके विशेष उत्पादों की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें जिंदगी की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जात प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ौच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। भड़ौच से जहाज बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहां से दक्षिणी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। वह ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से उस मूल लिपि में हैं जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ है। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्ठी लिपि में हैं। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया है। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। हालांकि बाद के व्याकरणों ने उसमें कुछ जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। ये दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था।
औषध विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें भी थीं और अस्पताल भी। अनुश्रुति है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतर थे, किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्यपुस्तकें ईसवी सन की शुरू की सदियों में लिखी गईं। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इन पाठ्यपुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है और उनकी पहचान और इलाज के तरीके बताए गए हैं। इनमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान, पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और अधिक चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दे की चीरफाड़ कराई जाती थी। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र किया है, साथ ही ऑपरेशन का भी, जिनमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल हैं। घाव के जीवाणु को धुआं देकर मारा जाता था। ईसा पूर्व 3री-4थी सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। यह जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था, जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठा होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे, जिनमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ सारी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। इन वन शिक्षालयों में प्रायः छोटे छोटे गुट रहते थे, गोकि इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। बुद्ध के समय में भी यह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था और भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे, उनकी बड़ी कद्र होती थी। कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे, जो तक्षशिला का स्नातक था। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने भी यही शिक्षा पाई थी। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था और बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यहाँ मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे, हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारियाँ उपलब्ध है, उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। वह खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। राज की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव के जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। देखिए प्यारे बच्चों, लेखक कह रहा है कि प्राचीन भारत में जीवन और कर्म कैसे थे। बुद्ध के समय के पहले का वृत्तांत जातक कथाओं में मिलता है और जातक कथाओं में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो जातियों के विभाजन की बात करती हैं। जो
जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थीं। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। माना जाता है कि जमीन पर लगान उत्पादन में राजा का हिस्सा होता था और सभी लोग उसका हमेशा भुगतान गल्ले के रूप में या पैसे के रूप में करते थे। ये बुनियादी सभ्यता धीरे धीरे मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और उसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। राजनीति और आर्थिक ढांचा इसी ग्राम समुदायों पर निर्भर था। जातकों के वर्णों से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यहाँ विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों का अलग अलग बस्तियों में गांवों में स्थापना की गई थी। जो जिस जात के लोगों को बसा दिया गया था, जैसे बस्तियों में लोहार थे, बढ़इयों का गांव था, पेशे से जैसे लोग थे उसी के अनुसार जातियों का विभाजन कर दिया कि ये बढ़ई हैं, ये लोहार हैं। इस तरह से आसपास में उनको बसा करके और उनसे बनाई गई सारी चीज़ों को बेच दिया जाता था। सहकारिता से उसके साथ उसका काम वसूल किया जाता था और ये काम ठेकों पर किया जाता था। शायद अलहदा करते और संगठित होने से प्रजा जात प्रथा का विकास और विस्तार हुआ। जातकों और सौदागरों की समुद्री यात्राओं के बारे में भी जातक कथाओं में वर्णन आया है, जहाँ रेगिस्तान में से लेकर के भड़ौच अर्थात पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार से लेकर के मध्य एशिया तक लोग अपना काफिला बनाकर जाया करते थे। नदियों अधिकांशतः बहुत से सारे जो हमारे व्यापार होते थे वो नदियों के द्वारा होते थे, जो दूर दूर तक लोग यात्रा करते थे। और भारत में लिखने की परंपरा बहुत प्राचीन है। पाषाण युग में मिट्टी के बर्तन पर लिखी गई ब्राह्मी लिपि के अक्षर हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले हुए ब्राह्मी लिपि में लिखे गए लेप भी जो अधिकांशतः पढ़े नहीं जा सकते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। फिर अशोक के कुछ शिलालेख ऐसे भी हैं जो ब्राह्मी लिपि में ही हैं, लेकिन उनमें उसको सही तरीके से पढ़ा नहीं जा सकता। लेख खरोष्टी लिपि में भी हैं। इसी तरह ईसा की 6वीं 7वीं शताब्दी में पाणिनि हुए, जो व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान हैं, और उन्होंने ही इसको सभी लोगों ने प्रमाणिक माना है व्याकरण को। और ये दिलचस्प बात है कि इस यूनानी लिपि का उन्होंने भी उल्लेख किया है। पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच कोई ना कोई ऐसा संबंध रहा है जो हमें ये इंगित करता है कि हमारे उनके कुछ न कुछ संबंध रहे हैं। कुछ शताब्दियों तक व्याकरण की पुस्तक वही मानी गई। औसत विज्ञान की पुस्तकें भी बीच बीच में हमारे यहाँ आई। जनश्रुति की भारत में औसत विज्ञान के जनक धन्वंतर थे, किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकें ईसवी सदी की शुरू की सदियों में लिखी गई। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं जो शल्य चिकित्सा सुश्रुत की है। चरक राजा कनिष्क के दरबार के राजवैद्य थे जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है और उनकी जान पहचान करके और उनका इलाज करना इसमें दिया गया है। शल्य प्रशिक्षण के दौरान भी पहले मुर्दों की चीर फाड़ कराई जाती थी। सुश्रुत ने शल्य प्रक्रिया के औजारों का जिक्र भी किया है। ऑपरेशन के भी, इसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद आदि का ऑपरेशन करना। इस अध्याय में अर्थात इस पाठ्य पुस्तक में बताया गया है। जानवरों के भी अस्पताल थे। जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव भी इसमें अधिक था। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालय होते थे जिनको आपस में रख करके शहरों और गांवों से दूर रख करके पढ़ाया जाता था। विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य में रख करके जीवन बिताना पड़ता था और यहाँ कुछ दिनों तक प्रशिक्षण देने के बाद उनको उनके घर भेज दिया जाता था, जिससे लोग वनों में रह करके शिक्षा अध्ययन करके और अपना विकास करते थे। इस तरह से तक्षशिला विश्वविद्यालय थे
उनके भी इसी तरह से काम किए गए और अंत में उनको मूल्य का महत्व देने वाले, पर जीवन में साज और आनंद लेने वाले, मौत को बिना लापरवाही के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे।